मेरी आवाज़ क्लियर है तो फिर हम स्टार्ट करते हैं। सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। सभी लोगों को आवाज़ मेरी क्लियर है तो एक बार बता दीजिए, आप लोग कंफर्म कर दीजिए ताकि हम लोग स्टार्ट कर सकें। यस, ओके। तो बेसिकली आज हम लोगों का हिस्ट्री का ओरिएंटेशन सेशन है और इस सेशन में हम लोग बात करेंगे कि हिस्ट्री को कैसे पढ़ा जा सकता है या फिर क्या इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, क्या एग्ज़ाम पैटर्न है, क्या सिलेबस है, कौन-कौन सी बुक्स आपको प्रेफ़र करनी है सीयूईटी पीजी के लिए। और ये इम्पोर्टेंट उनके लिए भी है चूँकि अब सीयूईटी पीजी आने की वजह से ये हुआ है कि नॉन हिस्ट्री बैकग्राउंड वाले भी बीएचयू या फिर डीयू अप्लाई कर सकते हैं। पहले क्या होता था कि पहले केवल आप जेएनयू में अप्लाई कर सकते थे अगर आपका नॉन हिस्ट्री बैकग्राउंड है तो, बट आप अब बीएचयू में भी कर सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों के बारे में हम इस ओरिएंटेशन सेशन में बात करेंगे। बट उसके पहले मैं चाहता हूँ कि मैं आपको अपना जो है वो एक तरह से इंट्रोडक्शन दे दूँ, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि अगर आपको कोई पढ़ा रहा है या फिर कोई आपका मेंटोर है तो वो कैसा है, उसकी अचीवमेंट्स क्या-क्या हैं और ताकि वो आपको पढ़ा पाएगा या ना पढ़ा पाएगा, इसके बारे में आप जो हैं वो निश्चिंत हो सकें। तो सबसे पहले मेरा नाम समीर मणि त्रिपाठी है और मैं हिस्ट्री सब्जेक्ट के लिए आपका मेंटोर हूँ। मैं बेसिकली यूपी के एक छोटे से ज़िले और यूपी से जो है गोरखपुर से बिलॉन्ग करता हूँ और मेरी ग्रेजुएशन जो है वो बीए ऑनर्स हिस्ट्री में हुई है और बीएचयू से, ठीक है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से। और उसके बाद 2020 में मेरा एडमिशन जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी यानी कि जेएनयू में हो गया था और मिडेवल हिस्ट्री मेरा स्पेशलाइजेशन है। और इसके अलावा जो है और मेरा मास्टर्स के दौरान ही जेआरएफ क्लियर हो चुका था और जैसे ही मैंने मास्टर्स पास किया 2022 में, उसके बाद आई एम इनरोल्ड इन द पीएचडी इन जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो मैं अभी रिसर्च स्कॉलर हूँ जेएनयू में। और तो ये मेरा संक्षिप्त परिचय है। तो बेसिकली एक गोरखपुर जैसे छोटे से शहर से जर्नी तय करना दिल्ली तक की और उसके बाद दिल्ली में रिटेन करना, जेआरएफ निकालना, ये सारी चीज़ें करना, तो आई थिंक मैं ये समझता हूँ कि थोड़ी बहुत तो कुछ तो क्वालिटीज़ ऐसी होंगी जिसकी वजह से आपको हम गाइड कर सकते हैं कि कैसे सीयूईटी के थ्रू जो है आपका एडमिशन किसी एक अच्छी यूनिवर्सिटी में हो सके। तो हमारे बैचेस जो हैं वो शुरू हो चुके हैं। बेसिकली हम लोगों ने पहली अपनी इंट्रोडक्शन क्लास बाकी लोगों से ले ली है और काफ़ी सारे बच्चे मैं देख पा रहा हूँ इसमें से हमारे बैच में भी जुड़े हुए हैं। तो ये ओरिएंटेशन सेशन उन लोगों के लिए है जो हमारे बैचे से जुड़ना चाहते हैं या नहीं भी जुड़ना चाहते हैं, सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं और उनको सिलेबस से रिलेटेड कोई जानकारी चाहिए या फिर उनको बुक्स रिकमेंडेशन चाहिए, सर क्या बुक पढ़ें, क्या ना पढ़ें, इस चीज़ के लिए। और बेसिकली हम कैसे पढ़ाते हैं, हमारा क्या ओरिएंटेशन होगा, कैसे हम आपको सिलेबस कवर कराएँगे, इन सारी चीज़ों के बारे में हम जो है आज हम बात करेंगे। तो ये मेरा संक्षिप्त परिचय था। इसके अलावा अगर आपके मन में कोई डाउट्स हों तो आप अभी पूछ लीजिए और उसके बाद जैसा कि आपको स्क्रीन पे विज़िबल होगा हम लोग अपना सिलेबस डिस्कस करेंगे और सिलेबस हम लोग 20 से 25 मिनट में डिस्कस कर लेंगे। देन आई विल टेल यू अबाउट द बुक्स व्हिच बुक you should refer to read and which book to avoid. ओके, सो यदि आपके पास कोई प्रश्न है सीयूईटी पीजी 2024 से लेके तो आप अभी उसको पूछ सकते हैं, उसके बाद हम जो है सिलेबस डिस्कस करेंगे। सर जी, पढ़ाने का मीडियम क्या होगा सर, हिंदी या इंग्लिश में? बाईलैंग्वेज होगा। एक्चुअली देखिए हम लोग बाईलैंग्वेज कराते हैं और जो भी बच्चे हमारे जुड़े हुए हैं उनकी ये पता है कि हमारी जो भी क्लासेज हैं बाईलैंग्वेज होती हैं। पीपीटीज, पीडीएफ, स्टडी मटेरियल सारा कुछ जो है हिंदी और इंग्लिश दोनों में प्रोवाइड कराया जाता है और क्लासेज में एक्सप्लेनेशन इस तरीके से होगा कि हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम वालों को दिक्कत ना हो, तो दोनों को मिला के हम लोग कंबाइन करके चलने की कोशिश करते हैं। जी, और किसी को कोई अभी किस चीज़ पूछनी है तो लाइक कि सीयूईटी पीजी से रिलेटेड? सर क्लासेस जो होंगी जूम इसी पर होगा सर, गूगल मीट से?
नहीं, क्लासेज हमारी जो है वो टीचमिंट ऐप से चलती हैं। टीचमिंट आपको एक ऐप डाउनलोड करना होगा। जैसे आप हमारे कोर्स में जुड़ते हैं तो आपको उस क्लासरूम का लिंक प्रोवाइड किया जाएगा। और टीचमिंट ऐप की खासियत ये है कि आपको रिकॉर्डेड लेक्चर भी वहाँ अवेलेबल है। आप जितनी बार चाहें उतनी बार रिकॉर्डेड क्लासेस दे सकते हैं। अगर किसी दिन आप नहीं ज्वाइन कर पाए या कोई समस्या हो गई तो आप रिकॉर्डेड क्लासेस दे सकते हैं। और उसी ऐप पे, एक ही ऐप पे आपको स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड करा दिया जाएगा। उसी पे आपको पीवाईक्यूज भी प्रोवाइड कराए जाते हैं और उसी पे जो है आपको सिलेबस की रिकॉर्डिंग्स भी प्रोवाइड कराई जाती है। सर आपका डेमो लेक्चर सब कहाँ पर मिल जाएगा? और अभी ये जो ओरिएंटेशन है ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड होगी और डेमो लेक्चर के बारे में हमारी टीम आपको सूचित कर देगी कि कहाँ मिल सकता है। तो वो मैं टीम से बात करके, आप कांटेक्ट में रहिएगा, आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। और किसी को कुछ कोई सीयूईटी पीजे से रिलेटेड कोई क्वेरी हो हिस्ट्री सब्जेक्ट को लेके पर्टिकुलरली, आप कैरियर्स के बारे में भी पूछ सकते हैं कि आगे क्या कैरियर है क्या नहीं है, आप ज्वाइन करते हैं तो क्यों करना चाहते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपके साथ डिस्कस करने के लिए हमने ये ओरिएंटेशन सेशन रखा हुआ है। सर जेएनयू में कितना सीट रहता है सर हिस्ट्री में? ओके, बेसिकली जेएनयू जो है वो 3 स्ट्रीम में डिवाइडेड है। एंशिएंट हिस्ट्री, मिडेवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री। और अप्रॉक्स हर स्ट्रीम में 30 to 35 सीट्स होती हैं। कि मतलब अगर आप एंशिएंट में भरना चाहते हैं तो भी 30 से 35 सीट होगी, मिडेवल में जाएंगे तो भी 30 से 35 सीट होगी और मॉडर्न में भी ऑलमोस्ट 30 से 35 सीट्स ही होती हैं। जी, और किसी का कोई क्वेश्चन या क्वेरी हो तो बताइए, फिर हम लोग सिलेबस की तरफ बढ़ेंगे। और ब्रीफली सिलेबस डिस्कस करने के बाद, और सिलेबस में भी हम क्या-क्या पढ़ाते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। फिर हम जो है वो बुक्स की तरफ बढ़ेंगे कि कौन सी बुक्स आपको पढ़नी है सीयूईटी के लिए, हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों वालों के लिए। तो किसी और की कोई क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं। और सर पीजी में हिस्ट्री अलग-अलग हो जाती है क्या? नहीं आस्था, वो अलग-अलग यूनिवर्सिटीज़ पे डिपेंड करता है। आप बीएचयू में जाएँगे तो आपको स्पेशलाइज़ेशन किसी एक स्ट्रीम में मिलेगा, बट आपकी डिग्री पे लिखा हुआ होगा एमए इन हिस्ट्री। सेम कंडीशन डीयू के साथ भी होती है। आपकी डिग्री पे लिखा होगा एमए इन हिस्ट्री। अगर आप लेकिन जेएनयू से करते हैं तो आपकी डिग्री में अलग लिखा होगा कि आप एमए इन एंशिएंट हिस्ट्री कर रहे हैं या एमए इन मिडेवल हिस्ट्री है या एमए इन मॉडर्न हिस्ट्री है। तो ये यूनिवर्सिटीज़ पे डिपेंड करता है। Yes, anyone else? और रही बात डेमो क्लासेस की, अभी हम लोग सिलेबस डिस्कस करेंगे तो आपको उससे पता चल जाएगा कि जो आपको पढ़ा रहा है या जैसे भी पढ़ा जाएगा सर। जी, अभिषेक बताइए। और किसी की और कोई क्वेरी है? सर पार्ट ए आप ही करवाए? नहीं, पार्ट ए की मैं नहीं कराता हूँ, मैं पार्ट ए कराऊंगा। बट हमारा जो सीयूईटी पीजी का प्लेटफॉर्म है उसने पार्ट ए के लिए अलग टीचर्स हैं जो आपको पढ़ाएंगे। मैं जो है स्पेसिफिक सब्जेक्ट का पढ़ाऊंगा। मैं पार्ट बी यानी जो हिस्ट्री आपका कोर है उससे पढ़ाऊंगा। सर हिस्ट्री में जो तीनों है सर वो आप ही पढ़ाएंगे, एंशिएंट मैड तीनों आप ही पढ़ाएंगे सर? हाँ, तीनों मैं ही पढ़ाऊंगा। इसके अलावा वर्ल्ड हिस्ट्री भी मैं पढ़ाऊंगा
और आपका एक स्पेसिफिक थीम है मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी, वो भी पढ़ाया जाएगा। मतलब बेसिकली आपका पार्ट बी की पूरी ज़िम्मेदारी मेरी है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा कि आप जो है कहीं न कहीं अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में आ जाएँ। अगर आप इंस्ट्रक्शन फ़ॉलो करते हैं, जो वीकली टेस्ट होते हैं उनको लगाते हैं, तो इस बात की संभावना ज़्यादा है और हमारे रिकॉर्ड्स भी हैं कि आप अच्छी जगह जो है वो एडमिशन पा सकते हैं। बट उसके लिए आपको भी मेहनत करना पड़ेगा। केवल अगर आप मेंटर के भरोसे रहें कि मेंटर से हो जाएगा, तो ये चीज़ें नहीं होती, ये कॉमन सेंस की बातें हैं। जी, और किसी को कुछ कोई भी क्वेरी हो सीयूईटी से रिलेटेड? नहीं है? चलिए हम लोग थोड़ा तब तक सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपको एक आइडिया हो जाए कि किस पर। यस मुखर, बताइए। हाँ, जिनके जिनके भी क्वेश्चंस हैं वो डायरेक्ट आप या तो चैट बॉक्स में लिख सकते हैं या फिर आप अनम्यूट करके अपने आप से अपनी बात रख सकते हैं। मुखर और दीपक। यस मुखर। अनुकृति और सीयूटी पीजी डेट और अंकुर ज्योति इट्स डेट इन बिट मार्च, ठीक है, तो मार्च में आपका कहीं पेपर होगा और एग्जैक्ट डेट हर चीज़ का नहीं आया है, बट एक उन्होंने पर्टिकुलर डेट दे दिया है कि हम मार्च में जो है वो सीयूटी करा लेंगे। तो आप लोगों के पास जो है 6 या 7 महीने बचे हुए हैं। हेलो सर। जी बताइए। सर ये कह रहा हूँ कि मैं हिंदी मीडियम का छात्र हूँ और हुँ। तो क्लासेस जो है इंग्लिश में चल रही हैं, तो मुझे प्रॉब्लम हो रही समझने में। क्लासेज इंग्लिश में नहीं चल रही हैं, बाकी बच्चे आप पूछिए यहाँ कहाँ क्लासेज इंग्लिश नहीं चलती हैं, दोनों बाइलैंग्वेज चल रही हैं। बाइलैंग्वेज चल रही है, लेकिन सर मतलब कुछ नोट्स है जो आप इंग्लिश में भेज रहे हैं सर, तो हिंदी में नहीं, भी भेज देंगे तो। नहीं, एक्चुअली वो जो नोट्स और स्टडी मटेरियल हैं, वो सारे आपको हिंदी में भी भेजे जाएँगे, अभी केवल एक ही क्लास हुई है। और अगर उस जी। एक क्ल और अगर उस एक क्लास की भी आपने पीडीएफ देखी होती, तो नीचे की 3 स्लाइड हिंदी में है, ऊपर की 3 स्लाइड इंग्लिश में है। आपने पीडीएफ खोल के हाँ, देख तो फिर देखा है सर। तो लेकिन जब सर जो हिंदी वाला वो तो अलग है सर, लेकिन एक इंग्लिश में है वो भी नहीं, थोड़ा नहीं, अलग है। आपको एक हिंदी में टॉपिक पे नहीं है। आपको हिंदी में भी जो है वो नोट्स भेजे जाएँगे, पूरी बुक आपको भेजी जाएगी हिंदी में भी। जी तो जी। तो अभी एक क्लास के बेसिस पे ये कहना कि केवल इंग्लिश में चल रही है, दिक्कत हो रही है, तो वो गड़बड़ चीज़ है। नहीं आप तो नहीं, चाह ठीक है सर, ठीक है। नहीं, यही क्लियर करना था सर कि मतलब हमें भी समझ में आ जाए कुछ। नहीं, नहीं, बिल्कुल कि दोनों मीडियम में चलेंगी, हर साल ऐसा प्रॉब्लम आता है, बट मैं दोनों में आपको जो है वो मटेरियल सेंड कर देता हूँ, हिंदी में भी बाकी मैं सेंड सर करता अपनी हूँ। तरफ से कोशिश करूंगा सर कि वोकेबलरी हमारी थोड़ी इंग्लिश की थोड़ी मजबूत करने नहीं, की। नहीं, नहीं, हाँ तो। लैंग्वेज कभी भी आपके जो भी नॉलेज गेन में है वो बैरियर नहीं होना चाहिए एक तरह से। और यदि जी सर। आप हाँ, मैं हिंदी में भी आपको जो है मटेरियल सेंड करूँगा, स्टडी मटेरियल, तो इस बात की आप चिंता मत करिए। ठीक है, थैंक यू सर। हाँ। जी, और किसी को कोई सीयूटी पीजी से रिलेटेड क्वेश्चन है तो बताइए। चलिए हम लोग थोड़ा आपका सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं कि आपके सिलेबस में क्या-क्या है और मैं कैसे उस सिलेबस को कवर करने की कोशिश करूँगा। और उसके बाद जो है मैं बुक्स वगैरह भी आपको बता देता हूँ कि अगर कौन-कौन सी बुक्स आपको पढ़नी है तो आप पढ़ सकते हैं, प्रेफ़र कर सकते हैं मेरे हिसाब से। ठीक है? तो किसी को कोई है कुछ पूछना है और तो बताइए?
नहीं। चलिए फिर हम सिलेबस डिस्कस करते हैं। और स्क्रीन विजुअल है आप लोगों को? हेलो, यस सर, ओके, ठीक है। तो हमारा जो सिलेबस है हिस्ट्री के लिए, तो सबसे पहले पेपर कोड जो है आपका वो है HUQ P09। तो ये आपका सिलेबस कोड है। और ये सिलेबस जनरली तो मैंने क्लास में डिस्कस कर लिया जब मैं इंट्रोडक्शन ले रहा था बच्चों का अपना। बट चूंकि ये फ्री ओरिएंटेशन सेशन है और आप में से काफ़ी लोग आएंगे, बहुत लोग नहीं भी आएंगे, तो सबके बेनिफिट के लिए मैं दोबारा से ये डिस्कस कर देता हूँ, ताकि आप सभी को इसका कुछ ना कुछ लाभ हो। अगर आप स्वयं से भी तैयारी करें तो आप बुक्स वगैरह के बारे में जान सकें। तो ये आपका पेपर कोड है। बेसिकली आपको यही पेपर कोड फॉर्म भरते समय CUET PG का भरना होगा, HUQ P09, ठीक है। तो हम लोग इसकी बात करते हैं। जो हिस्ट्री का सिलेबस है बेसिकली उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है: एंशिएंट हिस्ट्री, मिडेवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री, ठीक है। और टोटल आपके पेपर पैटर्न क्या होगा? तो पेपर पैटर्न ये है कि आपको पार्ट ए और पार्ट बी मिला के आपको 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। आउट ऑफ 100 क्वेश्चंस 25 क्वेश्चंस आपके पार्ट ए के होंगे और 75 क्वेश्चन जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो पार्ट बी के होंगे, ठीक है। तो हमारा जो पार्ट बी का है उसका सिलेबस क्या है? जैसे कि अगर आप JNU में जाएंगे तो JNU में केवल पार्ट बी कंसीडर करता है, आपका पार्ट ए का स्कोर मैटर नहीं करता। अगर आपने पार्ट बी में अच्छा मार्क्स गेन किया है तो आप जो है JNU में एडमिशन पा सकते हैं। और वहीं BHU जाना है आपको तो आपको पार्ट ए पार्ट बी दोनों का कंबाइन स्कोर देखा जाएगा। तो सिलेबस आपका क्या है? सबसे पहले है एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया। यहाँ ये बात ध्यान देनी है आपको कि ये एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया है, आपको एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड आपके सिलेबस में नहीं है। एक आध क्वेश्चन हो सकता है कंपैरेटिव स्टडी करके पूछ दे, तो उसको हम लोग PYQ जो प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं उनके हिसाब से डिस्कस कर सकते हैं कि क्या आता है क्या नहीं आता है उससे, ठीक है। तो एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इसका टाइम पीरियड क्या है? बेसिकली 10,000 BCE से लेके और 1206 ED तक जो है वो ये आपका सिलेबस है, ठीक है। और स्क्रीन अभी भी विजिबल है आपको कि नहीं है? विजुअल है यार, नेट ये अच्छा, अभी नहीं विजिबल है। एक सेकेंड, आप लोग मुझे बता दिया कीजिए ये सब चीजें, क्योंकि अभी ठीक है। ओके, थैंक यू। तो जो आपका ये सिलेबस है वो यस सर 10,000 BCE से लेके 1206 AD तक है। तो बेसिकली अगर हम सिलेबस देखें तो आपका पाषाण काल से लेके यानी स्टोन एज से लेके और 1206 यानी कि इस्टेब्लिशमेंट ऑफ दिल्ली सल्तनत तक ये आपका टाइम पीरियड है, जो कि एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया के अंतर्गत आएगा। इसमें आपको क्या पढ़ना है? और सबसे पहले है स्टोन एज। तो आपको पता है स्टोन एज को हम 3 भागों में डिवाइड किए हुए हैं: पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक। ये 3 जो हैं वेरियस कल्चर्स हैं, वेरियस स्टेज हैं जो कि स्टोन एज के हैं। तो इनको हम कैसे पढ़ेंगे स्टोन एज को? तो बेसिकली हिस्ट्री होता क्या है कि कई प्रकार के जो है वो प्रश्नों के जवाब होते हैं, जिसका सबसे फंडामेंटल चीज़ ये है कि कब, कहाँ, किसने, क्यों और कैसे किया, ठीक है। व्हेन, वेयर, हु, हाउ एंड व्हाई। तो जो भी हिस्ट्री पूरी आपको पढ़नी है वो इन्हीं बेस पे पढ़नी है CUET PG के लिए। अगर आप एकेडमिक फील्ड में जाएंगे तो वो हिस्ट्री अलग होती है, बट जो CUET PG की हिस्ट्री है वो यही है कि कब, कहाँ, किसने, क्या और क्यों किया और कैसे किया। तो हम लोग स्टोन एज में वही बात करेंगे कि पैलियोलिथिक की मेन साइट्स क्या थी इंडिया में, वहाँ से कौन कौन से टूल्स मिले हैं, उन टूल्स की कैटेगराइजेशन क्या है, कैरेक्टरिस्टिक मतलब कि उनकी विशेषताएं क्या हैं, वो किससे बनाए जाते थे और कैसे उन टूल्स ने जो है एक तरह से ह्यूमन सिविलाइजेशन के इवोल्यूशन में अपना योगदान दिया, इसके बारे में बात करेंगे। उसके अलावा हम बात करेंगे कि मेसोलिथिक, पैलियोलिथिक से मेसोलिथिक में ट्रांजिशन कैसे होता है, आप एक सभ्यता से दूसरी सभ्यता तक बढ़ते हैं तो आप कैसे बढ़ेंगे, इसकी हम बात करेंगे। फिर नियोलिथिक के जाते आते हम देखेंगे कि कैसे जो है एक हंटर गैदरिंग सोसाइटी जो है, जो शिकार करके अपने आप को जीवित रखती थी,
वो एक प्रकार से अब वो कृषि करके अपना जीवन यापन करने लगी है। एक तरह से एग्रीकल्चर कम्युनिटी में कैसे बदल जाती है, कौन-कौन से टूल्स में क्या परिवर्तन आता है। फिर अगला आपका टॉपिक है वो है चालकोलिथिक एज। चालकोलिथिक एज के बारे में ये है कि ताम्र पाषाणिक काल, जैसे महाराष्ट्र, राजस्थान, दाइमाबाद वगैरह जो संस्कृति हो गई, उनके बारे में हम बात करेंगे कि इनके प्रमुख स्थल क्या है भारत में और इनकी विशेषताएं क्या हैं और हमें कहाँ से किस चीज़ के एविडेंसेस प्राप्त हुए हैं। ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है जानना कि हमें कौन-कौन से एविडेंसेस कहाँ-कहाँ से प्राप्त होते हैं। फिर हम जो है वो इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में बात करेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता, इसके प्रमुख स्थल कौन-कौन से हैं, भारत में कौन से प्रमुख स्थल हैं, इनकी क्या विशेषता है, इनकी टाउन प्लानिंग सिस्टम क्या थी, मतलब कि नगर नियोजन कैसे था। आपको पता है कि ये एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटते थे, इनकी सड़कें जो है जैसे मॉडर्न सड़कें होती हैं। और हिस्ट्री में 3 चीज़ पे जो है 3 या 4 चीज़ पे आपकी सारी हिस्ट्री है। एक तो मैंने आपको पहले बता दिया, दूसरी ये है कि उनकी इकोनॉमिक कंडीशन क्या थी, उनकी पॉलिटिकल कंडीशन क्या थी और उनकी सोसाइटी कैसी थी। तो इन सारी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे कि उनकी सोसाइटी कैसी थी, उनकी इकोनॉमिक कंडीशन कैसी थी और उनकी पॉलिटिकल कंडीशन कैसी थी। ठीक है। फिर हम देखेंगे वैदिक एज, आर्य सभ्यता जिसको हम बोलते हैं, और इसमें 4 भागों में वैदिक एज है। 4 वेद हैं हमारे पास, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इनकी क्या-क्या विशेषताएं हैं, इनके कौन-कौन से उपनिषद हैं, इनके कौन-कौन से आरण्यक हैं और कौन-कौन से इनके जो हैं ब्राह्मण हैं, और वैदिक एज की सोसाइटी कैसी थी, पॉलिटी कैसी थी, इकोनॉमिक कैसी थी। ये सब सारी चीज़ें हम बात करेंगे इसके बारे में। जो आपका अगला है वो है स्टेट फॉर्मेशन। ठीक है। तो स्टेट फॉर्मेशन में आपको क्या करना है, स्टेट फॉर्मेशन में आपने अपने ग्रेजुएशन के टाइम पे पढ़ा होगा बेसिकली कि 16 महाजनपद थे। ठीक है। तो उन 16 महाजनपदों के बारे में हम पढ़ेंगे कि वो कौन-कौन से थे और वो कहाँ-कहाँ पाए जाते थे और कैसे जो है एक वैदिक सोसाइटी जो है एक स्टेट के रूप में ट्रांसफॉर्म होती है, उसके बारे में हम बात करेंगे। फिर नेक्स्ट आपका आता है एंशिएंट इंडियन एम्पायर। बेसिकली एंशिएंट इंडियन एम्पायर के में हम जो है मौर्य एम्पायर जो है उसके बारे में बात करेंगे कि मौर्य एम्पायर कैसे फॉर्म होता है, उसके बैकग्राउंड क्या थे, और बैकग्राउंड में हम जाएंगे तो हमें ये 3 डायनेस्टीज मिलेंगी, हर्यक, शिशुनाग और नंद डायनेस्टी। ठीक है। तो इन तीनों डायनेस्टी के बारे में हम बात करेंगे और फिर बात करेंगे कैसे नंद डायनेस्टी के बाद जो है मौर्यन एम्पायर आता है। इसके अलावा बीच में आपका टॉपिक है एज ऑफ रिलीजन, जिसको कि हम बुद्धिस्ट या जैनिज्म रिलीजन के बारे में जोड़ते हैं कि हम देखेंगे कैसे वैदिक रिलीजन के विरोध में या एक तरह से जो सामाजिक जो रिजिड आ गई थी, सोसाइटी में रिजिड कंडीशन थी, कास्ट कंडीशन थी, इकोनॉमिक कंडीशन थी, उनके विरोध में कैसे जैन और बौद्ध धर्म आए और इन्होंने आम आदमी, कॉमन मनुष्य को ध्यान में रखते हुए एक पर्टिकुलर रिलीजन निकाला जो कि मध्यम मार्ग को मानता था। तो इसके बारे में हम बात करेंगे। महात्मा बुद्ध कौन थे, महावीर स्वामी कौन थे, उनकी शिक्षाएं क्या-क्या थी, और सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि कितनी बौद्ध संगतियां हुई, बुद्धिस्ट काउंसिल जो कहते हैं, 4 बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी, आपको पता है। तो ये सब चीज़ें हम जो है वो इसके बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट आपका आता है मौर्यन एज। तो मौर्यन एज में आपको पता है कि मौर्यन एज में चंद्रगुप्त मौर्य इसको इस्टेब्लिश करता है और ये पहला इंडियन एम्पायर था। ठीक है। पहला इतना भारत को पहली बार किसी ने एक इतने बड़े विशाल राज्य को संभाला तो वो मौर्यन एम्पायर था। तो इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है। उसकी सोसाइटी क्या थी, उसकी पॉलिटिकल कंडीशन क्या थी और कल्चर क्या थे, इसके बारे में हम पूरी तरह से बात करेंगे। और इसके अलावा आता है कि पोस्ट मॉडर्न पीरियड। हम देखते हैं कि जब कोई भी डायनेस्टी अपने पीक पे आ जाती है तो वो उसके बाद डिसइंटीग्रेट होती है, यानी उसका विघटन स्टार्ट हो जाता है। तो हम देखेंगे मौर्यन पीरियड के बाद भी जो है मौर्य एम्पायर जितने बड़े तो एम्पायर नहीं आते हैं, बट उससे कुछ छोटे-छोटे 3 या 4 बड़े मेजर पॉलिटिकल पावर्स हमारे सामने आती हैं। तो उनके बारे में हम बात करेंगे, जैसे कि इंडो ग्रीक मतलब हिंद यूनानी। बेसिकली जो लोग सिकंदर के आक्रमण के टाइम पीरियड से भारत में आए थे और उसके विभिन्न सेनापति भारत में ही बस गए थे,
उन्होंने डायनेस्टीज स्टार्ट की थी जिनको हम इंडो ग्रीक कहते हैं। आपको पता है भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के इन्होंने ही चलाए थे, इंडो ग्रीक ने। तो इनकी क्या क्या अचीवमेंट्स थी उनकी हम बात करेंगे। इसके अलावा हम शक की बात करेंगे, शक कौन थे, कुषाण कौन थे। कुषाणों में आपको नाम पता होगा, कनिष्क सबसे फेमस था, और कैसे कुषाण जो है एक बाहरी विदेशी जाति होते हुए भी जो है इन्होंने शैव धर्म को काफ़ी प्रोपोगेट किया, काफ़ी उसको बढ़ावा दिया। इसके अलावा वेस्टर्न क्षत्रप, जिसमें बेसिकली हम रुद्रदामन की बात करेंगे कि रुद्रदामन कैसा था, क्या था, और उसके गिरनार इंस्क्रिप्शन की बात करेंगे। नेक्स्ट आपका आता है अर्ली स्टेट एंड सोसाइटी और इन साउथ इंडिया। तो हम देखेंगे कि साउथ इंडिया में कौन कौन सी डायनेस्टीज थी और उनके बारे में हम बात करेंगे। जैसे सातवाहन हो गए, ठीक है, स्क्रीन दिख रही है? नो सर, ओके, जस्ट गिव मी अ मिनट। ये स्क्रीन एक मिनट में स्क्रीन आपको दोबारा दिखा रहा हूँ। मैं दूसरे टैब में खोल देता हूँ इसको, ठीक है। अभी दिख रही? आई थिंक अब विजिबल हो। यस सर, यस सर। तो ये वेस्टर्न क्षत्रप के बारे में बात करेंगे, बेसिकली रुद्रदामन के बारे में बात करेंगे, नहपान के बारे में बात करेंगे। और नहपान वाली जो डायनेस्टी थी उसको सातवाहन रूलर सातकर्णी, गौतमीपुत्र सातकर्णी ने जो है वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया था। तो इन सब के बारे में हम बात करेंगे कि इनके बारे में जानने के हमारे पास सोर्सेस क्या क्या हैं और उस टाइम पीरियड में ये क्या कर रहे थे, बेसिकली ये समाज के लिए कर क्या रहे थे। हिस्ट्री का मतलब होता है जानना ये क्या कर रहे थे हमारे लिए, और हम इनके बारे में कैसे जानते हैं, इनके सोर्सेस क्या क्या थे। तो ये सारी चीज़ें हम जो है वो करेंगे। और नेक्स्ट है आपका अर्ली स्टेट एंड सोसाइटी इन साउथ इंडिया। तो बेसिकली साउथ इंडिया की सोसाइटी के हम बारे में बात करेंगे, जिसमें आपका खारवेल आता है। खारवेल जो है वो चेदी डायनेस्टी का था और ये उड़ीसा के आसपास आते हैं और इन्होंने जैन धर्म को काफ़ी प्रोपोगेट किया था। इसका हाथी गुम्बा इंस्क्रिप्शन काफ़ी फेमस है, उसके बारे में हम बात करेंगे। इसके अलावा सातवाहनों के बारे में बात करेंगे कि सातवाहनों ने जो है कैसे वैदिक धर्म को रिवाइव किया एक तरह से। जो सातवाहन रूलर थे वो अपने आप को एकराट ब्राह्मण कहते थे, तो इनके हम बारे में बात करेंगे, कैसे इन्होंने सोसाइटी को एक ब्राह्मणिकल कॉन्सेप्ट में रिवाइव करने का प्रयास किया। और इन्होंने संस्कृत भाषा को काफ़ी ज़्यादा प्रोपोगेट किया, बट इनकी जो राजकीय भाषा थी, जो कोर्ट की भाषा थी, वो संस्कृत नहीं थी। ये सारी कॉन्ट्रडिक्शंस भी हम डिस्कस करेंगे जब हम क्लास में पढ़ाएंगे। तो इसके अलावा संगम साहित्य के बारे में हम बात करेंगे कि 3 संगम साहित्य हुए थे, उनकी क्या क्या विशेषता थी, कौन कौन सी जो है वो पोएटिक क्रिएशंस हुई थी उस टाइम पे। और 3 बेसिकली संगम के टाइम पे डायनेस्टी थी, चोल, चेर और पांडे। उनकी अचीवमेंट्स के बारे में हम बात करेंगे और उनके सिंबल्स की बात करेंगे। उनके राजकीय सिंबल क्या था, कि मतलब अगर राजकीय पशु क्या था, उनके बैनर मतलब होता है ध्वज पे क्या लिखा हुआ था। ये सब सारी चीजें हम जो है वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है गुप्ता इंपायर, वाकाटाका एंड वर्धनाज। इसमें गुप्ता जो है उनको सेकेंड अर्बनाइजेशन और अर्बन डीके के पहले की जो कहानी है वो गुप्ता एम्पायर आती है। इसके बाद एंशिएंट इंडिया हम देखते हैं कि अर्बन डीके आ जाता है। तो गुप्ता एम्पायर के बारे में बात करेंगे कि गुप्ता एम्पायर के इंपॉर्टेंट रूलर कौन कौन से थे, उन्होंने उनकी पॉलिटिकल अचीवमेंट्स क्या क्या थी और उनकी पॉलिसीज़ क्या क्या थी। जैसे समुद्रगुप्त की अलग अलग पॉलिसीज़ थी। नॉर्थ इंडिया के राजाओं के लिए उसने अलग पॉलिसी अपनाई, साउथ इंडिया के राजाओं के लिए अलग पॉलिसी अपनाई। उसने साउथ इंडिया को जीता तो, बट मर्ज नहीं किया गुप्ता एम्पायर में। तो इसने ऐसा क्यों किया, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। उनके क्वाइंस हमें क्या बताते हैं उनके बारे में, ये डिस्कस करेंगे। उनका लिटरेचर कैसा था, उनकी सोसाइटी कैसी थी, उनके कल्चरल अचीवमेंट्स क्या क्या थे, ये सारी चीज़ें हम जो है वो पूरी डिटेल में डिस्कस करेंगे क्लास में।
अकॉर्डिंग टू योर CUET PG सिलेबस क्या आपके क्वेश्चंस आ सकते हैं। फिर गुप्ता एम्पायर के सक्सेसर हम देखते हैं वर्धन आते हैं, जिसमें राज्यवर्धन और हर्षवर्धन प्रमुख हैं, प्रभाकर वर्धन। इन तीनों के बारे में हम बात करेंगे कि इनकी पॉलिटिकल, कल्चरल, रिलीजियस अचीवमेंट्स क्या-क्या थी, सोसाइटी को इन्होंने क्या योगदान दिया। और ये जो वाकाटकाज हैं, वाकाटकाज बेसिकली डेक्कन की डायनेस्टी थी और इनके जो हैं गुप्ता एम्पायर के साथ मैट्रिमोनियल अलायंसेस थे, यानी कि वैवाहिक संबंध थे, तो उनके बारे में भी हम बात करेंगे। फिर आता है रीजनल स्टेट ड्यूरिंग गुप्ता एम्पायर कि गुप्ता एम्पायर के दौरान छोटे-छोटे जो राज्य थे, जैसे आज होता है ना कि 1-2 तो सेंट्रल पार्टियां हैं, कांग्रेस और बीजेपी, बट हम देखेंगे कुछ रीजनल पार्टियां भी होती हैं जो एक पर्टिकुलर स्टेट में काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट रहती हैं, जैसे समाजवादी पार्टी हो गई, बीएसपी हो गई, आप साउथ इंडिया में जाओगे तो डीएमके और एआईडीएमके हो गई। तो उसी प्रकार से हम देखेंगे कि गुप्ता एम्पायर के टाइम पे ये छोटे-छोटे राज्य कौन थे, तो ये है कदम्बाज। तो गुप्ता के कंटेम्पररी जो है वो अर्दी कदम्बाज थे, उनके बारे में हम बात करेंगे, जिनकी कैपिटल बनवासी थी। पल्लव, जिनकी कैपिटल कांची थी, उनके बारे में हम बात करेंगे। बादामी के चालुक्यों के बारे में बात करेंगे। और ये पल्लव और चालुक्य बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनके रूलर, कल्चरल अचीवमेंट्स और इन्होंने आर्ट में क्या योगदान दिया। बेसिकली अगर आप देखें कि इन्होंने टेम्पल में क्या योगदान दिया, इन्होंने एक तरह से भारत में टेम्पल इकोनॉमी बनाई, बहुत सारे मंदिर बनवाए, तो उनके बारे में बात करेंगे। ठीक है, इसके अलावा हम साउथ इंडिया में भक्ति मूवमेंट की बात करेंगे, वैष्णव और शैव रिलीजन की। बेसिकली जो वैष्णव रिलीजन है उसको अलवार बोला जाता है और शैव रिलीजन जो है उसको नयनार बोला जाता है। तो हम बात करेंगे कौन-कौन से फेमस अलवार और शैव सेंट्स थे और उनकी बेसिकली रचनाएँ क्या थी, उन्होंने कौन-कौन सी क्रिएशंस की, उन्होंने क्या-क्या लिखा, इनके बारे में बात करेंगे। फिर थोड़ा और टाइम पीरियड आगे बढ़ेगा तो हम ये पाल डायनेस्टी के बारे में बात करेंगे। बेसिकली पाल और सेना डायनेस्टी जो है ये बंगाल पे रूल करती थी और गोपाल के बारे में बात करेंगे, पाल डायनेस्टी का। गोपाल के बारे में क्या इंपॉर्टेंट है कि गोपाल पहला ऐसा रूलर था जिसको जनता ने चुना था। जनता ने कहा था कि हमारे राज्य में काफ़ी अन्याय हो रहा है, काफ़ी इनजस्टिस हो रहा है, आप आइए, गद्दी संभालिए और हमें जो है उससे मुक्त कराइए। तो उसके बारे में हम बात करेंगे। धर्मपाल के बारे में बात करेंगे जिसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय इस्टैब्लिश किया था। तो इन सारे रूलर्स की जो है पॉलिटी और एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ लिखा हुआ है, बट हम केवल पॉलिटी और एडमिनिस्ट्रेशन की ना बात करके सोसाइटी और कल्चर की भी बात करेंगे। ये राष्ट्रकूट जो हैं, राष्ट्रकूटों के बारे में हम बात करेंगे कि कैसे राष्ट्रकूटों ने जो है वो नॉर्दर्न इंडिया यानी कि जो उत्तरी भारत था उसकी राजनीति में जो है वो पेनिट्रेट किया। राष्ट्रकूट पहले ऐसे पावर थे साउथ इंडिया के जिन्होंने नॉर्थ इंडिया के रूलर्स को हराया और फेमस त्रिपक्षी संघर्ष आपको पता होगा कन्नौज में हुआ था। तो उसमें राष्ट्रकूट, पाल और प्रतिहार तीनों लड़ रहे थे और जितनी बार राष्ट्रकूट आए उतनी बार उन्होंने पालों और प्रतिहारों दोनों को हराया। तो ये सारी चीजें हम बात करेंगे। फिर मालवा के परमार की बात करेंगे जिसमें भोज परमार सबसे फेमस है, उसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो ये आपका एंशिएंट इंडिया का सिलेबस हो गया और दूसरा जो पार्ट है वो है अर्ली मिडेवल इंडिया। अभी चूंकि ये फ्री ओरिएंटेशन है और अगर आपको जैसे मैंने सिलेबस डिस्कस किया वैसे ही मैं पढ़ाता हूँ क्लास में, इसमें मेरे बच्चे जुड़े हुए उनको पता है। तो अगर कोई ऐसा है जिसको कुछ पूछना हो एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया के सिलेबस से रिलेटेड तो आप पूछ सकते हैं। जी बताइए, किसी को कुछ भी पूछना हो तो आप टाइप भी कर सकते हैं अगर आपको नहीं बोलना है तो। नहीं, किसी को नहीं कुछ पूछना है, आगे बढ़ें। जी बताइए, एक-एक देखो करके सभी प्रोफेसर, पूछ रहे हैं।
एंशिएंट हिस्ट्री में कितना क्वेश्चन आएगा, और अब बेसिकली इस क्वेश्चन का जवाब तो किसी के पास नहीं है कि कितने क्वेश्चंस आएंगे, बट हम उम्मीद कर सकते हैं कि एटलीस्ट 75 में से 15 to 20 क्वेश्चंस तो आने ही चाहिए एंशिएंट हिस्ट्री से। मतलब 15 20 क्वेश्चन तो ये नॉर्मल है कि 15 से 20 क्वेश्चन हर स्ट्रीम से आएंगे, और उसके बाद किस स्ट्रीम से कितना ज़्यादा आता है वो तो एनटीए वालों पे डिपेंड करता है कि वो पेपर कैसा बनाते हैं। जी, और किसी को कुछ? चलिए, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, और जो आपका अगला फेज है वो है अर्ली मिडेवल इंडिया। बेसिकली इस टाइम पीरियड में ये था कि नॉर्दर्न इंडिया में कोई एक कंसोलिडेटेड सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं थी, कि कोई एक ऐसी गवर्नमेंट हो जो पूरे भारत में हो। अनेक छोटे छोटे राज्य बन गए थे। और सर इसमें मगध एम्पायर नहीं है क्या, लाइक महाजनपद आज है ना, ये देखो, और राइज ऑफ एंशिएंट इंडियन एम्पायर लिखा हुआ है। तो यहाँ इन्होंने जो है डायरेक्ट मगध एम्पायर न लिख के हर्यक डायनेस्टी, शिशुनाग डायनेस्टी और नंद डायनेस्टी लिख दिया है। तो ये तीनों डायनेस्टीज कहाँ रूल करती थी? मगध पे रूल करती थी। तो अगर मगध पे रूल करने वाली डायनेस्टीज के नाम दिए हुए हैं तो इसका मतलब है आपको मगध एम्पायर पढ़ना है। भाई रूलर जहाँ रूल कर रहा होगा वहीं तो पढ़ोगे आप। ठीक है मोइज, एम आई क्लियर? ओके, यस सर, थैंक यू सर। तो दूसरा हम लोग जो पढ़ेंगे वो है अर्ली मिडेवल इंडिया। और बेसिकली अर्ली मिडेवल इंडिया में जो कि नॉर्दर्न इंडिया में क्या क्या पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हुए थे उनके बारे में हम बात करेंगे, और राजपूतों के विभिन्न शाखाएं जो हैं वो उत्पत्ति होती हैं, और लाइक चाहमान, गढ़वाल, ठीक है, गुजरात के सोलंकी आते हैं, परमार आते हैं, प्रतिहार आते हैं। तो अलग अलग विद्वानों ने या स्कॉलर्स ने क्या क्या देखा है कि कैसे जो है राजपूत उत्पन्न होते हैं, क्या क्या थियरीज हैं, और अलग अलग राजपूत डायनेस्टी कहाँ कहाँ रूल करती थी, इन सब सारी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। और इसके अलावा ये जो आपका टॉपिक लिखा हुआ है रीजनल स्टेट या फिर छोटे छोटे जो राज्यों की बात हुई है, इसमें हम और भी छोटे छोटे राज्यों की बात करेंगे, जैसे कि कश्मीर के लोहार वंश की बात करेंगे, और इसके अलावा जो कि क्या बोलते हैं इक्ष्वाकु वंश की बात करेंगे। ठीक है, तो ये सारी डायनेस्टियां हम लोग कवर करेंगे, तो इसकी बात नहीं है। फिर जो आपका अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है चोलाज। चोलाज से हर साल 2-3 क्वेश्चन आते हैं। इनकी विलेज एडमिनिस्ट्रेशन बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि बेसिकली इसको कभी कभी तुलना किया जाता है कि मॉडर्न जो पंचायती राज सिस्टम है उससे। तो चोला एम्पायर से वन वर्ड वाले क्वेश्चन बहुत आते हैं, जैसे पूछ लेगा एरिया वारियम से आप क्या समझते हैं, या फिर टोट्टा वारियम से आप क्या समझते हैं। कुछ टर्मिनोलॉजी है तो वो टर्मिनोलॉजी वाले 1-2 क्वेश्चंस आते ही आते हैं, तो उनको आपको पता करना चाहिए। ठीक है, तो वो हम बताएंगे आपको कि अलग अलग समितियों को क्या कहते थे, जो ये टैक्स लगाते थे उन टैक्स को क्या कहते थे। तो ये सारी चीजें हम चोलों के बारे में बात करेंगे। इनकी नेवी के बारे में बात करेंगे, कैसे जो इनकी नेवी ने पूरी श्रीलंका को जीत लिया था, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो ये सारी बातें हम जो है वो करेंगे। चूंकि अब मैं थोड़ा जल्दी पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि ये फ्री ओरिएंटेशन सेशन है तो काफ़ी लोग मीटिंग छोड़ भी सकते हैं, इसलिए मैं इसको जल्दी रैप अप करने की कोशिश करता हूँ। फिर हम लोग फ्यूडलिज्म डिबेट की बात करेंगे कि सामंतवाद क्या है, अलग अलग विद्वानों ने सामंतवाद की अवधारणा को कैसे देखा है, और इंडियन कॉन्सेप्ट में सामंतवाद किस हद तक जो है वो लागू हो सकता है या नहीं हो सकता है। और फिर जो है इस टाइम पीरियड में हमारी इकोनॉमी कैसी थी। इंटरनेशनल ट्रेड डिक्लाइन हो रहे थे, बट हम देखेंगे कि इनलैंड ट्रेड जो है वो बढ़ रहे हैं, तो इनके बारे में हम बात करेंगे। तो ट्रेड एंड कॉमर्स में वो आ जाएगा। लोग इसको अर्बन डीके भी कहते हैं, यानी कि नगरों का पतन होता है
बट स्टिल हम लोग देखेंगे कि ये सारी चीजें कैसे एक दूसरे से कोरिलेटेड हैं। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम हो, कोई कुछ पूछना हो तो पूछ ले। आप टाइप भी कर सकते हैं अगर आपको नहीं बोलना है तो। नो सर, थैंक यू। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं मिडेवल इंडिया की। मिडेवल इंडिया का जो भी सिलेबस है आपका बिल्कुल श्योर शॉर्ट है, इसमें आपको कुछ देखना नहीं है, इन्होंने पूरी तरह से डिफाइन कर दिया है कि क्या आपको पढ़ना है। सबसे पहला टॉपिक है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ दिल्ली सल्तनत, यानी दिल्ली सल्तनत की स्थापना कैसे हुई थी, किसने की थी, और बेसिकली 3 मेजर डायनेस्टीज के बारे में पढ़ना है आपको। मामलुक डायनेस्टी, जिसको इल्बारी तुर्क या फिर गुलाम वंश के नाम से भी जाना जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसकी इस्टेब्लिशमेंट की थी 1206 ईस्वी में, पर इसका जो ओरिजिनल फाउंडर है या फिर रियल फाउंडर इल्तुतमिश को माना जाता है। तो इसकी हम बात करेंगे। फिर हम खिलजी की बात करेंगे, जलाउद्दीन खिलजी इसकी इस्टेब्लिशमेंट करता है। फिर हम तुगलक डायनेस्टी की बात करेंगे। तो इन तीनों डायनेस्टीज की जो है एडमिनिस्ट्रेशन की बात करेंगे। और सबसे बड़ी बात हम ये करेंगे कि एक फॉरेन रेस, यानी बाहर से कुछ लोग आ रहे हैं, तो वो कैसे अपने आप को इंडियन सोसाइटी में अडॉप्ट करते हैं, वो क्या क्या पॉलिसीज लाते हैं, सोसाइटी में क्या चेंजेस आते हैं, रूलिंग क्लास में क्या चेंजेस आते हैं, ये सारे हम बात करेंगे। ये नए मिलिट्री रिफॉर्म लेके आते हैं जिसको हम इक्ता बोलते हैं। इक्ता बेसिकली होता क्या था कि सैलरी के बदले में जो है लोगों को ज़मीन दे दी जाती थी कि आप जाओ, आपकी जो सैलरी है ये ज़मीन से कवर होगी, आप अपना सारा खर्चा इसी ज़मीन से उठाएंगे। तो ये सारी चीज़ें जो है वो की जाती थी। और जब तक सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो शक्तिशाली रहती थी, तब तक जो इक्ता है उसके कंट्रोल में रहता था। जैसे ही सेंट्रल गवर्नमेंट वीक होती थी, इक्तेदार जो है इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर देते थे। तो ये सारी चीज़ें हम बात करेंगे। पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स की भी बात करेंगे कि कैसे जो है दिल्ली सल्तनत जो स्टार्टिंग में दिल्ली कन्नौज अजमेर तक सीमित थी, वो बाद में दक्षिण भारत तक पहुंच जाती है। और फिर हम देखेंगे कि मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पीरियड के बाद कई सारे रीजनल स्टेट्स आते हैं। कांस्टेंट रिविलियन होता रहता है मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पीरियड में। वो निराश होकर कहता भी है खुसरो से कि मैं एक बीमारी का इलाज करता हूं तो दूसरी बीमारी आ जाती है। तो इसी बैकग्राउंड में हम देखेंगे कैसे विजयनगर और बहमनी किंगडम जो है इस्टेब्लिश होते हैं, उसकी सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल कंडीशन क्या थी। बहमनी किंगडम जो है पहले डिसइंटीग्रेट होता है 5 राज्यों में, गुलबर्गा, बीदर, बरार, बीजापुर और गोलकुंडा। और बाद में हम देखेंगे ये सारे मिलके राक्षस तरंगड़ी या फिर तालीकोटा के युद्ध में विजयनगर एम्पायर को समाप्त कर देते हैं। ये हम बात करेंगे। भक्ति और सूफी मूवमेंट के बारे में बात करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है भक्ति और सूफी मूवमेंट। कौन कौन से फेमस संत थे और उनको क्रोनोलॉजिकली स्टडी करेंगे हम, क्योंकि आपके क्वेश्चन में क्या आता है कि ये संत जो है वो किसका जो है वो समकालीन था, कौन जो है किसके कंटेम्पररी थे। लाइक ये पूछ लेता है कि आपको 4 ऑप्शंस दे देगा और ये पूछेगा कि इसमें से जो है कौन कौन से संत जो है वो अकबर के कंटेम्पररी थे, तो आपको उनकी क्रोनोलॉजी पता होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। एक चीज़ मैं भूल गया था ये विजयनगर एम्पायर वाले में, कि विजयनगर एम्पायर में हम ये भी डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से जो है वो फॉरेन ट्रेवलर्स आए थे और किसके कोर्ट में आए थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन जरूर आता है इससे कि फॉरेन ट्रेवलर्स को मिलाइए कि किस रूलर के टाइम पीरियड में कौन फॉरेन ट्रेवलर आया था और उसने क्या डिस्क्रिप्शन दिया है कंट्री का। तो ये हम बात करेंगे। ठीक, नेक्स्ट हम पर्शियन लिटरेचर की बात करेंगे कि पर्शियन लिटरेचर में जो कि अमीर खुसरो ने जैसे लिखी, आशिका लिखी अमीर खुसरो ने, और इसके अलावा खजाइनुल फतह आता है, जियाउद्दीन बर्ने की तारीख फिरोजशाही आती है, शम्से सिराज अफीक की तारीख फिरोजशाही आती है। इसमें इंडियन कल्चर के बारे में क्या दिया हुआ है, पर्शियन लिटरेचर में भारतीय कल्चर को कैसे देखा गया है, क्या क्या मेजर सोर्सेज हैं हमारे पास पर्शियन के, हुमायूं नामा हुआ, बाबर नामा हुआ, इन सब सारी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। फिर मुगल एम्पायर काफ़ी फेमस टॉपिक है, आपको पता ही है। बाबर से लेके इसमें औरंगजेब दिया हुआ है, बट मैं आपको बहादुर शाह जफर तक पढ़ाऊंगा कि क्या क्या मेजर डेवलपमेंट है। जैसे मान लीजिए आपको CUET में ये पूछ ले कि
किस मुगल बादशाह के टाइम पीरियड में जो है कंपनी ने अपने सिक्के जारी करने शुरू कर दिए? तो आप तो कहेंगे सर CUET PG में बाबर टू औरंगजेब लिखा है, ये तो हमें पता ही नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हम बताएँगे। या आपको ये पूछ ले कि किस मुगल एम्परर ने जो है वो लंदन में राजा राम मोहन राय को भेजा था अपना एम्बेसडर बना के, ताकि उसकी पेंशन इंक्रीज़ कराई जा सके। तो ये भी आपको नहीं पता होगा अगर आप आगे नहीं पढ़ेंगे तो। ये सारी चीज़ें हम लोग क्लास में बताते हैं। मैं अभी आपको बता देता हूँ, नहीं तो कहेंगे सर क्वेश्चन पूछ रहे हैं आंसर नहीं बता रहे हैं। तो अकबर सेकंड ने ये सारे काम किए थे, ठीक है? बहादुर शाह जफर के पहले जो रूलर था, ठीक है? तो हम मुगल एम्पायर का सब कुछ कवर करेंगे, पॉलिटिकल एक्सपेंशन से लेके सोसाइटी तक। क्या अच्छा काम था, क्या खराब काम था, सारे पढ़ेंगे और एक क्रोनोलॉजी में पढ़ेंगे। हिस्ट्री जिस हिसाब से आजकल पूछ रहा है, आपको क्रोनोलॉजी लगाना बहुत ज़रूरी है। आपको एक एग्जांपल देता हूँ, पहले आप डेट याद करके काम चला लेते थे। इस बार इन्होंने ऐसे प्रश्न दिए हैं कि डेट नहीं दिए थे, केवल इवेंट दे दिए थे और बोला था कि उसको क्रोनोलॉजी में लगाओ, और बच्चे जानते हुए भी गलत करके चले आए थे। तो ये है। और राइज ऑफ सूर डायनेस्टी, शेरशाह सूरी का उदय कैसे होता है, उसकी प्रशासनिक व्यवस्था हम लोग पढ़ेंगे। इसके अलावा इस्लाम शाह सूर के बारे में पढ़ेंगे और मुगल एम्पायर के डिक्लाइन के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे डिक्लाइन हुआ, क्यों हुआ। एक डायनेस्टी जो इसमें नहीं दी हुई है आपकी, वो जैसे कुछ रीजनल किंगडम है, जैसे गुजरात में बहादुर शाह हुआ, मेवाड़ में सिसोदिया डायनेस्टी हुई, आमेर के कछवाहर रूलर हुए। इन सब के बारे में भी मैं आपको पढ़ाऊंगा, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। और इसके अलावा एक सैयद डायनेस्टी छूट गई है, खिजर खां वाली, वो भी मैं आपको पढ़ाऊंगा, ताकि कुछ ऐसा ना लगे आपको कि आपके लिए कुछ छूटा रह गया है। ठीक, 10-15 मिनट और आपको लेंगे, क्योंकि मैंने सोचा था ये यूट्यूब पे पढ़ेगा तो आपको पूरी इतनी डिटेल में दे दिया जाए कि अगर बाद में आप कभी 2-3 महीना पहले भी कोई बच्चा यूट्यूब पे सर्च करे कि सिलेबस कैसे पढ़ें और क्या पढ़ना है, तो उसको इससे हेल्प मिल सके अगर वो सेल्फ स्टडी करना चाहता है तो। बेसिकली मेरी सोच ये थी, इसलिए मैं सिलेबस डिस्कस कर रहा हूँ आप लोगों के साथ। नेक्स्ट है आपका मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया। इसमें हम मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी पढ़ेंगे। बेसिकली मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी को हम 2 तरीके से कवर करते हैं। पहला मेरा कवर करने का तरीका ये है कि सबसे पहले मैं PYQs आपको लगवाता हूँ, दिल्ली यूनिवर्सिटी, JNU और BHU तीनों के, और 2 साल के जो CUET के पेपर हैं वो। इनके थ्रू क्या होता है कि आपके पास करीब करीब 100 जो ऑथर्स होते हैं, 100 ऑथर्स और उनकी बुक्स का डाटा हो जाता है कि मॉडर्न डे में किस ऑथर ने कौन सी बुक लिखी। तो उससे 2-3 क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं। इसके अलावा आप जो है 3 जो मेजर राइटिंग्स हैं, जो राइटिंग ट्रेंड्स हैं इंडिया में हिस्टोरियोग्राफी के, नेशनलिस्ट यानी राष्ट्रवादी, कॉलोनियलिस्ट यानी कि साम्राज्यवादी या फिर जिसको इम्पीरियलिस्ट बोलते हैं वो, और थर्ड जो है मार्क्सवादी यानी कि कम्युनिस्ट इतिहासकार। इन तीनों धाराओं के बारे में पढ़ेंगे कि इन्होंने मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी को कैसे देखा, कौन कौन से इसके मेजर जो है ऑथर्स हैं एंड बुक्स हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। फिर हम बात करेंगे कि भारत में उपनिवेशवाद कैसे आया, ब्रिटेन कैसे एक व्यापारी बन के आते हैं और भारत में पूरे भारत पे रूल करते हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे। और ये जो ब्रिटिश एक्सपेंशन वाला चीज़ है, ये हम आपको एक एक गवर्नर जनरल की अचीवमेंट्स पढ़ाएंगे, लॉर्ड क्लाइव से लेके, ठीक है, और आपको लॉर्ड माउंटबेटन तक एक एक गवर्नर जनरल के बारे में डिटेल पढ़ाया जाएगा कि किस गवर्नर जनरल के टाइम पीरियड में क्या डेवलपमेंट हुआ, ना सिर्फ पॉलिटिकल बल्कि अलग अलग जो आयोग आते हैं, जैसे लॉर्ड कर्जन को आप सब जानते हैं कि बंगाल विभाजन किया, बट काफ़ी लोग ये नहीं पढ़ते हैं कि उसने जो है वो पुलिस रिफॉर्म कमीशन भी बनाया, उसके टाइम पीरियड में इरिगेशन कमीशन भी आया था, उसके टाइम पीरियड में कलकत्ता यूनिवर्सिटी कमीशन भी आया था। तो इन सारी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे, कौन कौन से कमीशंस आए थे, ठीक है, तो सारे उसके बारे में बात करेंगे। ये भी बात करेंगे कि कौन सा ऐसा वायसराय था जिसको जो है वो उसके कार्यकाल के दौरान ही मौत हो गई थी, उसकी हत्या कर दी गई थी, लॉर्ड मेयो, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो पूरे डिटेल में हम एक एक गवर्नर जनरल और वायसराय के बारे में पढ़ेंगे और उसके थ्रू हम ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन को कंप्लीटली कवर करेंगे। फिर अलग अलग जो रिफॉर्म मूवमेंट्स आए थे, सोशल एंड कल्चरल डेवलपमेंट, लाइक राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने विधवा पुनर्विवाह जिसको विडो रीमैरिज कहते हैं, उसके बारे में बात की थी। यस, किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप चैट बॉक्स में टाइप कर दीजिए, मैं आंसर दे देता हूँ, चूँकि एक फ्लो बना हुआ है
और सिलेबस का आपका, तो मैं उसको थोड़ा कवर कर लूँ 5 मिनट में, फिर मैं आपकी क्वेश्चन का जवाब देता हूँ। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा। और जो आपका अगला टॉपिक है वो है स्ट्रक्चर ऑफ ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन, जो ऑल एक्ट हैं, यानी कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से लेके 1947 के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम तक, जो कि ब्रिटिश संसद में पारित हुआ था, सारा कुछ मैं आपको पढ़ाऊंगा। एक एक एक्ट के बारे में डिटेल में पढ़ाया जाएगा कि क्या कमियां थी, क्यों आए थे और उनके क्या क्या प्रोविजंस थे। ठीक है, इकोनॉमिक इम्पैक्ट पढ़ाएंगे। आपको पता है इकोनॉमिक इम्पैक्ट के बारे में बहुत ज़्यादा लिखा गया है। स्टार्टिंग में दादा भाई नौरोजी और रमेश चंद्र मजुमदार ने 2 भागों में लिखी थी इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया करके। उसके बारे में बात करेंगे, कैसे ब्रिटिशर्स ने जो है इंडिया का आर्थिक शोषण किया, जो भी यहाँ योजनाएं लाई उनको अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल किया, और उनमें जो वो कैपिटल लगाते थे, जो भी पूंजी निवेश करते थे, तो कितना ज़्यादा उस पर इंटरेस्ट लेते थे, ब्याज लेते थे। फॉर एग्जाम्पल रेलवे लाइन। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम बात करेंगे। और इसमें 3 केवल सोशल रिफॉर्मर दिए हैं, राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद, ज्योतिबा फुले। इसके अलावा हम ईश्वर चंद्र विद्यासागर, राधाकांत देव के बारे में काफ़ी कम लोग जानते हैं। कभी कोई सीयूईटी पूछ देता है कि किसने जो है सती प्रथा का समर्थन किया था, तो वो राधाकांत देव ने किया था। ठीक है, ये सब चीज़ें आपको जाननी चाहिए। ज्योतिबा फुले, पेरियार के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, कि पेरियार क्या किया पेरियार ने। इसके अलावा स्वामी दयानंद, केशव चंद्र सेन के बारे में हम पढ़ेंगे, जो कि साधारण ब्रह्म समाज की जिन्होंने स्थापना की थी। ठीक है, और महादेव गोविंद रानाडे के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, बाल गंगाधर तिलक पढ़ेंगे, अरविंदो घोष पढ़ेंगे। तो मोस्टली जितने रिफॉर्मर हैं सबको हम लोग पढ़ेंगे। स्वामी विवेकानंद पढ़ेंगे। ठीक, फिर ये जो आपके लास्ट के 3 टॉपिक हैं, ये एक दूसरे से रिलेटेड हैं। इंडियन नेशनल मूवमेंट इन इंडिया, तो कांग्रेस के आने के बाद भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में कैसे जो है परिवर्तन आए, कौन कौन से मेजर मूवमेंट्स थे, कौन कौन से प्रमुख कांग्रेस नेता थे, और कौन कौन सा प्रमुख जो है कांग्रेस का समिट था, और किस समिट में क्या निर्णय लिए गए। जैसे रावी नदी के तट पे जब तिरंगा फहराया गया तो उस समय कांग्रेस प्रेसिडेंट कौन था, जवाहरलाल नेहरू थे। जब मुस्लिम लीग और कांग्रेस में लखनऊ पैक्ट हुआ तो उस समय वहाँ के प्रेसिडेंट कौन थे। तो ये सब सारी चीज़ें हम बात करेंगे। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद से लेके सुभाष चंद्र बोस तक सारी पर्सनालिटीज को हम कवर करेंगे। गांधी जी के आने के बाद भारतीय जो स्वतंत्रता संग्राम है वो कैसे एक मास मतलब होता है पब्लिक मूवमेंट में बदल गया, इन सब के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो ये सारी आपकी मॉडर्न इंडिया हो गई। और फिर यूरोपियन हिस्ट्री में इसमें दिया हुआ है कि इंग्लैंड की रिवॉल्यूशन से लेके सेकेंड वर्ल्ड वॉर तक। तो हम रिवॉल्यूशन तो पढ़ेंगे ही जो आपके इसमें दिया हुआ है, इसके अलावा हम ये भी पढ़ेंगे कि कौन कौन से रीजन थे जिन्होंने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर सेकेंड वर्ल्ड वॉर को योगदान दिया। जैसे इसमें दिया हुआ फ्रेंच रिवॉल्यूशन, इसमें केवल फ्रांस की एक क्रांति दी हुई है, बट फ्रांस में 3 क्रांतियाँ हुई थी। एक 1789 में हुई थी, उसके अलावा 1813 में हुई थी, 1848 में भी हुई थी। तो इन सारे रिवॉल्यूशन और काउंटर रिवॉल्यूशन के बारे में भी हम पढ़ेंगे। इसीलिए तो मेरा मधेपुरा जो इतना डेवलप है, नहीं था डेवलप 10 साल पहले। अभी 10 साल में सबसे बिहार में सबसे ज्यादा डेवलप होने वाला डिस्ट्रिक्ट है। इतना पेड़ पौधा कटा है, इतना पेड़ पौधा कटा है। जी, किसी का माइक ऑन है, आप कुछ पूछना चाहते हैं? भी रहते हैं ना। अच्छा तुम देखो, छोड़ो इसको, छोड़ो तो भगवान को छोड़ो। जो नरियाई है वहाँ पे कूड़ा रोड पे फेंका जाता है। कौन है भाई जिसका माइक ऑन है, बंद कर दीजिए या मुझे आता है बंद कूड़े वाला, उसके बाद भी लोग कूड़ा रोड पे फेंकते हैं। गिव मी। बीएचयू विद्यापीठ है सर। चितुपुर में जो वहाँ भगवान में जो वहाँ कूड़ा वाला कूड़ा भाई बीएचयू विद्यापीठ, आप अपना वो बंद कर दीजिए। रुकिए तो मैं बंद करता हूँ। या फिर हम लोग यहाँ गेट से जब नरिया तिराहे पे जाते हैं, एक सेकंड गंदा एरिया है, कितनी गंदगी है। तो डेवलप होगा। अगर मेरी आवाज जा रही है तो मैं एडमिन भी सब्जी मंडी के पास जो तालाब है वो बीएचयू विद्यापीठ, कृपया अपने आप को म्यूट करिए। मार्केट है उसको ढक देंगे। मतलब इतने कम दिन रहे फिर भी हम बहुत ढका हुआ था नोटिस किए। सर प्लीज ब्लॉक हर। एक्चुअली आई डोंट हैव एक्सेस टू ब्लॉक हर। बहुत डेवलप, हमको कुछ डेवलपमेंट यहाँ नहीं दिखा। तुमको अभी लग रहा है ना जो 10 साल से रहा है ना। हेलो बीएचयू विद्यापीठ, कैन यू हियर मी? पहले बहुत बेकार स्थिति में। मैं देखता हूँ ये कौन है, मैं फोन करके बोलता हूँ जिसके पास एक्सेस है।
ओके, बंद हो गया। बंद हो गई आवाज ना? 1 मिनट रुकिए, मैं दोबारा शेयर करता हूँ, इनकी वजह से मेरा 5 मिनट और चला गया। मैं शेयर करता हूँ, बस आप लोग जस्ट 1 मिनट दे दीजिए मुझे। सॉरी आप लोगों को डिस्टर्ब हुआ, और किसी का माइक ऑन था, मुझे नहीं पता क्योंकि मेरे पास एक्सेस नहीं था। ओके, ठीक है, तो हम लोग वर्ल्ड हिस्ट्री की बात कर रहे थे। स्क्रीन विजिबल है? यस सर। ओके, तो हम लोग ये बात कर रहे थे कि हम बात करेंगे कि कैसे जो है अलग अलग रिवोल्यूशन एक दूसरे को प्रभावित करती हैं। जैसे कैसे अमेरिकन रिवोल्यूशन ने फ्रांसीसी रिवोल्यूशन को प्रभावित किया जब यहाँ के सैनिक वहाँ लड़ने गए थे। ठीक है, तो मैं कहानी जैसे आपको बताऊंगा। और इसके अलावा जर्मनी और इटली की यूनिफिकेशन ने कैसे फर्स्ट वर्ल्ड वार को जन्म दिया। फ्रांस और जर्मनी की जो शत्रुता है वो वहाँ तक जाती है, 1871 सेडान के युद्ध तक, वो हम बात करेंगे। और पहले और दूसरे वर्ल्ड वार के बारे में बात तो करेंगे ही करेंगे, बट हम ये भी देखेंगे कि पहले और दूसरे वर्ल्ड वार के बीच में क्या क्या डेवलपमेंट हुए थे जिन्होंने सेकेंड वर्ल्ड वार को जन्म दिया। तो इन सारी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। किसी को कहीं कोई सिलेबस में दिक्कत हो तो आप पूछ लीजिए, नहीं तो फिर मैं बुक वाले सेक्शन में जाता हूँ, बुक रिकमेंडेशन वाले सेक्शन में। जी हाँ, नो सर, कोई मैसेज ही कर। दिक्कत नहीं सर। बाकी कोई लोग जो यस यस कामरान बताइए। हेलो, हाँ कामरान, आप टाइप कर सकते हो या फिर बोल सकते हो, आपने हैंड रेज किया हुआ है। अब पूरा सिलेबस तो नहीं रिपीट कर सकते हम कामरान, ये जो है रिकॉर्डिंग आपके यूट्यूब पे जो है वो यूट्यूब पे ये पूरी रिकॉर्डिंग हो सकता है पड़ जाए, तो आप वहाँ से देख लीजिएगा। करीब करीब 40-45 मिनट का सिलेबस है, तो इसको रिपीट करना पॉसिबल नहीं है, तो आप यूट्यूब पे देख सकते हैं इसको। अच्छा, बस स्क्रॉल कर दें? ओके ओके, श्योर श्योर, दैट आई विल डू। ये रहा आपका पूरा सिलेबस, ठीक है। धीरे धीरे बढ़ रहा हूँ, आप अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है मुझे। ये ऑफिशियल एनटीए की वेबसाइट पे भी अवेलेबल है ये सिलेबस, ऐसा कुछ नहीं है कि मैं कुछ बहुत ही नया यूनिक चीज़ खोज के लाया हूँ, टू बी ऑनेस्ट। चलिए, अब हम लोग बुक्स की बात कर लेते हैं। सबसे पहले ये होता है सर किताबें क्या पढ़ें, ठीक है। तो ये किताबें मैं आप, स्क्रीन विजिबल है ना आप लोगों को? यस। ओके, तो ये कुछ किताबें हैं। अगर आप हिंदी मीडियम की स्टूडेंट हैं तो आँख मूंद के केसी श्रीवास्तव ले लीजिए। हाँ कामरान, एडमिशन कभी भी हो जाएगा। आप हमारी टीम से आप संपर्क कर सकते हैं, जो व्हाट्सएप नंबर है, आप उनको पेमेंट करके कोर्स परचेस कर सकते हैं। उसके बाद वो आपको ग्रुप में ज्वाइन करा देंगे। तो ये प्राचीन भारत का इतिहास एवं संस्कृति है, केसी श्रीवास्तव की। अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो आप इसको पढ़ सकते हैं। जनरली यूट्यूब वाले लोग इसको नहीं बताते हैं क्योंकि वो खुद इससे पढ़ के पढ़ाते हैं। मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ। हाँ कामरान, क्लासेज ऐसे ही चलेंगी जैसे मैंने सिलेबस बताया, सेम इसी तरीके से आपकी क्लास चलेगी, ऐसे ही हिंदी में ही चलेगी, ठीक है। तो जनरली होता क्या है, यूट्यूब वाले ये बताते नहीं है। और जैसे कई सारे प्रोफेसर्स होते हैं ना, वो सारी किताब आपको बताएंगे, बट ये नहीं बताएंगे जिससे वो पढ़ के आते हैं। बट मैं ये पढ़ा हूँ तो मैं ये आपको बता सकता हूँ। हाँ कामरान, ऐप पे ही चलेगी। मैं आपको ये बता सकता हूँ कि ये जो केसी श्रीवास्तव की किताब है, अगर आप हिंदी मीडियम के हैं तो केसी श्रीवास्तव ले लीजिए। और उपिंदर सिंह हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में आती है, बट अगर आप हिंदी मीडियम के हैं तो आप केसी श्रीवास्तव प्लस उपिंदर सिंह का पहला चैप्टर जो कि सोर्सेज वाला है वो पढ़ जाइए। इतने में आपका पूरी एंशिएंट हिस्ट्री कवर हो जाएगी। और आप इंग्लिश मीडियम के हैं तो आप एक्सप्लोरिंग अर्ली इंडिया, और जो कि रणबीर चक्रवर्ती की आती है, रणबीर चक्रवर्ती जेएनयू से रिटायर्ड प्रोफेसर हैं, ये पढ़ सकते हैं।
और उपिंदर सिंह की बुक जो है वो पढ़ सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मिडेवल इंडिया के लिए जो 2 पार्ट्स में सतीश चंद्रा की आती है वो आप लोग ले लीजिएगा, और वो किताब जो है काफ़ी बेनिफिशियरी है आपकी, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में अवेलेबल है। ठीक, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए बहुत सारी किताबें हैं। ठीक है, आप फ्रॉम प्लासी टू पार्टीशन एंड आफ्टर, प्लासी से विभाजन तक और उसके बाद, शेखर बंदोपाध्याय की हिंदी और इंग्लिश दोनों में आती है, ये ले लीजिए। और उसके साथ एक कॉम्बिनेशन में भारत का स्वतंत्रता के लिए संघर्ष ले लीजिए। ठीक है, ये हो जाएगा, काम चल जाएगा आपका। ठीक है, और या फिर आप केवल इन तीनों में से आप फ्रॉम प्लासी टू पार्टीशन और ये BL ग्रोवर और अलका मेहता दोनों में से कोई एक, और प्लस ये बिपिन चंद्रा वाली किताब ले लीजिए, आपका मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगा। वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए या तो आप सिविल सर्विसेज की कोई बुक ले लीजिए, या फिर जैन एंड माथुर की वर्ल्ड हिस्ट्री ले लीजिए, आपका काम चल जाएगा। ये सारी बुक जो है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में आती हैं, इसलिए मैंने हिंदी मीडियम वाला अलग से नहीं लिखा है। अब यहाँ हम लोग आते हैं जो हम लोग क्लास में अपने डिस्कस कर चुके थे। ठीक है, ये है आपकी लास्ट की 1-1.5 महीने की किताबें जिनको आपको पढ़ना है। ठीक है, बट बिना किताबें पढ़े इसको मत पढ़िएगा, ये शॉर्ट नोट्स टाइप किताबें हैं। महेश कुमार बर्दवाल की आती है NCERT सार, और पूनम दलाल दहिया की आती है प्राचीन और मध्यकालीन भारत। ये सारी आपकी किताबें थी, सिलेबस थी, जो मैंने आपके साथ अपनी तरफ से ईमानदारी पूर्वक डिस्कस करने की कोशिश की है। और यदि आपको इसमें से अभी कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिए, और नहीं तो कुछ और पूछना हो तो भी आप बता सकते हैं। हाँ, किसी को कुछ पूछना हो तो मैं ये स्क्रीन ऑन रखा हूँ, वो हो जाएगा, नहीं तो मैं फिर स्क्रीन बंद करके आप लोगों से ऐसे नॉर्मली 5-10 मिनट बातें कर लूँगा, आपके जो भी क्वेश्चन होंगे। और कामरान हरिश्चंद्र वर्मा की किताब ठीक है, आती है हिंदी में, अच्छी किताब है, तो आप उसको पढ़ सकते हैं, तो आप ले लीजिए, वो भी 2 पार्ट्स में ही आती है। ओके, और मॉडर्न इंडिया की बुक आस्था जो है वो आप, ये 3 बुक्स हैं, इनमें से कोई 2 किताबें ले सकती हैं। मैं तो कहूँगा प्लासी टू पार्टीशन, यानी कि प्लासी से लेके विभाजन तक और उसके बाद, और भारत का स्वतंत्रता के लिए संघर्ष, ये दोनों किताबें ले लीजिए। या फिर आधुनिक भारत के इतिहास और भारत का स्वतंत्रता के लिए संघर्ष, ये दोनों किताबें ले सकती हैं। स्पेक्ट्रम पढ़ सकते हैं आप मॉडर्न इंडिया के लिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर आप ये दोनों किताबें पढ़ेंगे तो वो ज़्यादा बेस्ट है। आप स्पेक्ट्रम बिल्कुल पढ़ सकते हैं, अगर आपने टेक्स्ट बुक पढ़ी हुई है तो कोई दिक्कत नहीं है स्पेक्ट्रम में। स्वागता एलकर, कैन यू शो द एंशिएंट हिस्ट्री? ओके, श्योर, नाउ इट्स विजिबल। स्वागता, आर यू एबल टू सी इट? यस सर, ओके। ममता, एंशिएंट टू मॉडर्न क्रोनोलॉजी कहाँ से लर्न? वो हम लर्न कराएंगे आपको कि कैसे आपको याद करना है। ठीक है, हम लोग क्लास में बताएंगे, और जब पेपर हम लोग सॉल्व करते हैं PYQ, अभी मैंने आप लोगों के ग्रुप में PYQ शेयर किया हुआ है, जब मैं उसको सॉल्व कराऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा कैसे, मतलब वो है जो है सॉल्व कराते हैं वीकली टेस्ट। तो आप उसकी टेंशन मत लीजिए, क्लासेज में हम लोग ये डिस्कस करेंगे। आपको पढ़ने से ही याद होगा, आप जितना पढ़ेंगे उतना फायदा है। यस, किसी और को कोई क्वेश्चन पूछना है, या फिर मैं ये स्लाइड बंद कर दूं? बाकी कुछ भी आपको हिस्ट्री से रिलेटेड पूछना हो तो पूछ सकते हैं, क्योंकि मे बी ये इसके बाद अंकुर कर सर कोर्स कैश मतलब? हाँ भाई कामरान, बैच में कंप्लीट सिलेबस कराया जाएगा, इसीलिए तो आपको जितना सिलेबस मैंने डिस्कस किया ये तो मैं कवर कराऊंगा। यस अंकुर ज्योति, आपके क्या आप फीस पूछ रहे थे कोर्स की?
और फ़ी आई थिंक ऐप पे अवेलेबल है और 3000 के आसपास फ़ी है हमारे कोर्स की, पहले और दूसरे बैच दोनों को मिला के। यस, किसी को और कोई क्वेश्चन पूछना हो? एम आई ऑडिबल? सॉरी माय नेट। मैं क्वेश्चंस आप लोगों के देख लेता हूँ, कमेंट्स क्या-क्या हैं। सर ये अर्ली इंडिया बुक कौन-सी है? ये रणबीर चक्रवर्ती की किताब है, केवल इंग्लिश मीडियम में आती है, तो आप केसी श्रीवास्तव ले सकती हैं। यस मौसमी, 4140 मतलब? Sir, how long will it take to complete the course? I will try to complete course within December, till December, okay? दिसंबर तक आप लोगों को कम से कम 10-15 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के साथ आपका सिलेबस खत्म कराने का प्रयास किया जाएगा। दिसंबर या फिर जनवरी के स्टार्टिंग वीक्स तक। Yes. Am I audible? हाँ, CUET एग्जाम मार्च में ही होगा। सर एक क्वेश्चन है सर। जी बताइए। सर मैं जो है वो उपेंद्र सिंह पढ़ रहा हूँ सर, तो वो काफी नहीं होगी कि मुझे वो भी लेना पड़ेगा रणवीर चक्रवर्ती को? नहीं, आप कोई एक बुक ले सकते हैं। रणबीर चक्रवर्ती बेसिकली आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा और मैं व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दूंगा। एक्चुअली मैं डालने वाला था, फिर मैंने सोचा कि 1-2 वीक क्लासेस ले लेते हैं, फिर आप लोगों को मटेरियल देना स्टार्ट करें। तो मैं आपको पीडीएफ फॉर्म में सारा कुछ डाल दूंगा। आपको ओके सर, थैंक यू। हाँ, आपको मन करेगा तो कोई 1 चैप्टर 2 चैप्टर पढ़ लीजिएगा, जो ना समझ में आए उपेंद्र सिंह से तो। ओके सर, थैंक यू। यस, और किसी को कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। और सर मेडिवल के लिए आपने बताया सतीश चंद्रा 2 पार्ट वाली, तो उसके अलावा कुछ भी नहीं ना कि बस उससे मतलब उतना बहुत है, उतना बहुत है। और आस्था आपने जो है वो कोर्स, आप तो ग्रुप में जुड़ी हुई है ना, तो हम लोग बात करेंगे वो ग्रुप में ये सब। यहाँ तो ये फ्री ओरिएंटेशन है, तो आप उसकी कोई टेंशन मत लीजिए। ठीक सर, थैंक यू। यस, किसी और को कुछ पूछना है तो आप बताइए। और फिर सेशन क्लोज करें हम लोग। और उम्मीद करते हैं आप लोगों को सिलेबस तो समझ में आ गया होगा, जो लोग नए जुड़े हुए हैं। ठीक है, और आप लोगों ने जो भी आपकी क्वेरीज थी वो सारी क्वेरीज मैंने पूरी करने की कोशिश की है। और मीटिंग बंद की जाए और किसी को कोई क्वेश्चन नहीं? ठीक सर, ओके। हाँ, बाकी कोई है कि किसी को कुछ पूछना है तो आप बताइए। वैसे हो सकता है ये क्लास जो है आपकी यूट्यूब पे पड़ जाए, तो आप लोगों को अगर कोर्स लेना है, जो लोग नहीं लिए हैं तो आप ले सकते हैं, या सेल्फ स्टडी करना है तो आप कर सकते हैं। बेसिकली अगर आप सेल्फ स्टडी नहीं कर सकते हैं तो ये सब सारी चीज़ें आपके काम आती हैं, जिस तरह से सिलेबस है, अगर आपको कोई गाइड करने वाला हो तो।
ये एक तरह से डेमो क्लास ही हो गई, जिस तरह से हम लोगों ने सिलेबस कवर किया, मतलब 1-1.5 घंटे का पूरी तरह से। तो अब इसके बाद भी किसी को कोई क्वेरी हो तो आप पूछिए, और अदरवाइज हम लोग सेशन क्लोज करते हैं। बंद करें सेशन। कल से हम लोग क्लासेज में रेगुलर मिलेंगे अपने टाइम पे 7 से 8 जो हमारा क्लास चल रहा है। ओके सर, थैंक यू। Okay. Thank you all of you. Thank you, sir. Hope this session will you will find useful this session, and a very best of luck to you for your CUET. ठीक है? ओके, चलिए बाय। आप उससे मिलते हैं हम लोग, किसी को कोई क्वेश्चन नहीं है तो ठीक है। थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइन। लास्ट चांस, किसी को कोई क्वेश्चन है? नहीं है, फिर हम लोग बंद करते हैं।